गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा ज़्यादा टाइम का स्पेंड हो चुका है, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। कई बच्चों के मैसेजेस भी आए थे, तो कुछ मैंने कहा था कुछ कंडीशंस हो जाती, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद मैंने एक ऑप्शनल तरीका सोचा था, इसी बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके प्रॉपरली मेरे पास लैपटॉप और जो टैब होता है वो नहीं थे, इसके कारण बन नहीं पाया प्रॉपरली। फिलहाल वो एक्सपेरिमेंट था, वो चलता रहेगा, लेकिन मैंने फिर भी जो क्लास बीच में का जब ब्रेक हो गई थी उसको कंटिन्यू पर्पज़ से मैंने ये वीडियोस बनाना फिर से शुरू किया। ओके, तो कोशिश करूंगा कि दोनों फ्लो चलते रहें। जब मुझे टाइम ना मिले तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो अपलोड कर दूं, नहीं तो अमूमन वे में तो इस तरह मैं पढ़ाता ही रहूँगा। ओके, तो मेरा मानना भी ऐसा है कि यदि आप सामने खड़े होकर बच्चों को समझाते हैं, एक्सप्रेशंस के साथ समझाते हैं, तो आप बच्चों को दिमाग में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। बाकी समझने वाले तो खैर बुक्स भी पढ़ लेते हैं उसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने स्लेव वंश, तुगलक डायनेस्टी और खिलजी के बाद सब कुछ पढ़ लिया। सैयद, ये सब कब खत्म करते हुए हम लोगों ने कहा कि मुगल डायनेस्टी पे हम लोग चलेंगे। लेकिन मुगल डायनेस्टी के पहले एक बार कहा, जो भारत में जो छोटे छोटे वंश चल रहे थे उनके पे हम लोग चर्चा कर ली थी। 2 भागों में बांट दिया था, एक उत्तर का और एक साउथ का, जो एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ में हम लोगों ने राजस्थान, आमेर, मारवाड़, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़े। लेकिन उसमें गुजरात था, खानदेश था। इसके बारे में देखिए, गुजरात के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतिहास जानना जरूरी होता है, लेकिन अभी इस जिस फ्लो में हम लोग चल रहे हैं उस फ्लो में गुजरात का पढ़ना इतना मैंने जरूरी नहीं समझा, इसलिए उसको अवॉइड कर दिया। जब हम लोग फिर से फेज 2 में चलेंगे हिस्ट्री के, फिर से रिवाइज करेंगे, तो उसके पर्पज से हम लोग गुजरात को भी कवर कर लेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक होगा साउथ का हिस्सा, जिसमें हम लोग बहमनी वंश पढ़ेंगे। बहमनी वंश का जो मेन प्रोपोर्शन है उसको आप लोग समझने, बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पॉलिटिकल पोर्शन से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, इसका थोड़ा सा कभी कभार जो इनकी फिलॉसफी रही, जो फिलॉसफी ना कह के जो इनकी कल्चर रहा इनका, और जो इनका लिटरेचर रहा, इसके बारे में कभी कभार क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जी से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे वेज में हम लोग चल रहे थे, काफ़ी फ्लो थोड़ा सा जो ये कोविड पैंडेमिक है इसके कारण थोड़ा सा कहा जाए जो फ्लो चल रहा था डिस्टर्ब हो गया, तो उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन अब कोशिश करता हूँ मैं पूरी फ्लो में चलते रहे, तो एक हफ्ते में 2 से 3 क्लास आपको मैं अवेलेबल में करा सकूँ। चलिए, पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो भारतीय संविधान और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसको आप देख सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री चल रही है, तो मैंने पहले बता चुका, मेडिवल हिस्ट्री हम लोग हिस्ट्री सिर्फ इस पोर्शन में चल रहे हैं, बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो बना रहे। ओके, तो जो ज़्यादा डीप जाते हैं, ज़्यादा डीप में अगर हम लोग पढ़ने लगेंगे तो बच्चों का हिस्ट्री के प्रति जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा कहा जाए स्ट्रेट वे में लेके चल रहा हूँ। जल्दी एक बार पोस्ट सिलेबस खत्म हो जाए, बच्चों का कॉन्सेप्ट बन जाए हिस्ट्री के प्रति, एक इंटरेस्ट जागृत हो जाए, उसके बाद जब हम सेकंड फेज में, जैसे हम लोग अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने खत्म किया है, उसके बाद कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ गए हैं, काफ़ी जैसे कश्मीर की स्थिति थोड़ी सी डेवलप्ड हो चुकी है और GST आ चुका है। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे भी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हम दोबारा फिर से रिवाइज करेंगे। और कोशिश करूँगा जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला मैंने इसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उस पर हम लोग जो एडिशनल जो वीडियोस होंगे उस पर हम लोग उसमें कवर करेंगे। बाकी यहाँ पे जो फ्लो चल रहा है उस पर चलने देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहमनी वंश। बहमनी वंश क्यों? पहले बात, बहमनी वंश का आप लोग इस फिगर में ट्राइंगल शेप समझिए, ठीक है। कहाँ से बहमनी वंश, कौन सा एरिया था? देखिए, इतना एरिया बहमनी वंश का आ गया, ठीक। नीचे इसका विजयनगर है और थोड़ा सा राइट साइड इसका वारंगल। ओके, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए फिर अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। वारंगल एक वर्ड है कि पहले वोकैबुलरी समझ लेते हैं। वारंगल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तीनों एक ही वर्ड है, क्षेत्र एक ही है, आप कंफ्यूज ना होइए, बस मैंने ये समझा दिया। आप अलग अलग करेंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। अब दूसरी बात, एक और बात समझ लीजिए। देखिए, जैसे भारत का ये मैप है, ठीक है, ठीक, ऐसा कुछ करके मैप आ जाता है, ठीक। चलिए उसको ऊपर है, तो ये हिस्सा आता है, ठीक है। जियोग्राफिकली लैंग्वेज में इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, या दक्षिण का पठार भी बोलते हैं,
ठीक है। तो ये जो है प्रायद्वीप पर, इसी को हम लोग दक्कन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग दक्कन बोलते हैं। तो जो बहमनी वंश का शासन था वो लगभग इसमें हिस्से में था, ठीक है। यहाँ पे इसको और थोड़ा बढ़ा लेंगे, जब ये बढ़ता बढ़ता यहाँ थे, यहाँ वारंगल था और यहाँ पे विजयनगर, ठीक, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे बहमनी वंश है, ठीक, यहाँ पे गुलबर्ग है, यहाँ पे बीदर है, ठीक। चलिए तो आप लोगों ने मैप में थोड़ा बहुत समझ लिया होगा, ओके। तो यहाँ बस समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि बहमनी वंश का एरिया क्या था। ऊपर दिल्ली सल्तनत चल रही है, उसमें तो हम लोग मतलब रखे नहीं है। टाइम पीरियड क्या रहा दिल्ली इसका 1347 से जाओ, 1347 टू 1527, ऑलमोस्ट 180 ईयर्स तक इसका बहमनी वंश का शासन रहा और लगभग 18 शासकों रूलर्स ने इस पर शासन भी कर रखा है, बहमनी वंश, ठीक। क्या कारण था? दिल्ली सल्तनत चलते चलते क्या कारण था कि उसी दौरान बहमनी वंश आ गया। बहमनी वंश अचानक से नहीं आ गया कि बस बाहुबली टाइप में अचानक सामने से पिक्चर में आ गया, ऐसा नहीं है। कारण था इनका, ये देखिए यहाँ पे इस सन को जरा गौर करिए, कहाँ दिल्ली सल्तनत किसका शासन चला था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक शन की शासकों में था। उसकी ऐसी नीतियाँ थी जिसमें सब में जनता के प्रति असंतोष आ चुका था। जनता के प्रति असंतोष आ गया, उसकी अत्याचारपूर्ण नीति के कारण अमीरों में गुस्सा आ गया था। तो यहीं पर अमीरों ने एक कहा, मुस्लिम अमीरों ने मिलकर एक नया दौलताबाद, जहाँ महाराष्ट्र के पास एक जगह का नाम है दौलताबाद, ठीक, वहाँ पे छोटा सा एक कहा जाए एक अपना एक संगठन, एक ग्रुप, एक कहा जाए एक साम्राज्य छोटा सा बसा लिया, जिसे अभी बहमनी वंश को नाम नहीं पड़ा, उन्होंने एक संगठन टाइप का बना लिया और कहने कि हम किसी की सुनेंगे नहीं, अपना कुछ चलाएंगे। तो ये संगठन यहाँ पे बन गया, संगठन के एक थोड़ा सा राज्य टाइप का मान लिया इसको, दौलताबाद में बना। हेड कौन था इसका? शुरुआत से लेके चलेंगे। देखिए मैंने कोशिश की थी बहमनी वंश को स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो में बना के, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा इसलिए नहीं क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ सकता, मैं इससे बोलता जाऊंगा, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी मैं तुरंत उसको पॉइंट आउट करूँगा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेज पे के लिए बोर्ड अच्छा माना गया है, मानते भी हैं और मेरा भी मानना है। तो 1347 जब ये सबसे पहले दौलताबाद में स्टार्ट होता था, तो इसका जो हेड होता है वो इस्माइल मक होता है। अमीरों ने इसको बना दिया था इस्माइल मक। लेकिन अब धीरे धीरे, ये 1347 के पहले की बात है, अब धीरे धीरे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया तो स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल होने की कोशिश हुई। लेकिन उसके बाद जब तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी अपने अंत में समय पहुंच गए 1388 के बाद से, तो फिर स्थिति और बिगड़ दी गई। मतलब यहीं से 1347 से ही एक ऐसी चीज़ शुरू हो गई, एक ऐसा बीज बो दिया गया जो आगे जाके वृक्ष का रूप लेने लगा। ओके, तो 1347 आते हैं इनके संगठन, ये जो राज्य था इतना थोड़ा सा एक्सटेंड होने लगा, इन्होंने अपनी पॉलिसीज अपना ली, वाला कुल मिला के अपना झंडा बना लिया, अपने करेंसी बना ली, तब कुल मिला के एक मान लगी कि हम एक अलग राज्य हैं। तो इसीलिए जब अमीरों ने देखा कि इस्माइल मक अब कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो इसने खुद ही सरेंडर कर दिया और अपना जो कौन था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसका पूरा नाम अबू वज़र, ठीक है, अब्दुल ज़बीर ऐसे कुछ नाम था, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, रिटर्न में ऐसा नाम चलता है, लेकिन पूरा नाम इसने एक उपाधि धारण की थी, मैं बता दूंगा उसको। तो ये उसने ये बैठा सत्ता पे, कब बैठा था? अगर आज मैं ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपरली। ओके, तो अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में ये गद्दी पर बैठ गया और इसने स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया था, तो ये आके गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन, सबको नाम इसका बारे में पता है, देखिए इसके नाम दो चल रहे हैं, हसन बहमन शाह। बहमन से ही बहमनी वंश
की नींव पड़ी 1347 में। इसने अपने एक कहा जाए अपने राज्य एक नई पहचान दे दी बहमनी वंश की। इसी का ही नाम हसन गंगू था, इसी का ही नाम हसन गंगू था। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। अब हम लोगों ने बहमनी वंश का एरिया देख लिया, क्यों अस्तित्व में आया ये देख लिया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मुस्लिम अमीरों ने की थी। ओके, अब हसन गंगू के बारे में या अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में देख लेते हैं। इसका रियल नेम था जफर खान, रियल नेम था इसका जफर खान। कहा जाता है कि बचपन में ये पहले एक ब्राह्मण था, एक गंगू, उसके यहाँ नौकर था, और ये ब्राह्मण जो गंगू था ये थोड़ा सा उदारवादी लिबरल टाइप का था। उसने अपने अलाउद्दीन ये हसन शाह के प्रति थोड़ा सा लॉयल्टी पूर्ण या उदार लिबरल रवैया अपनाया था। और दूसरी बात, उस ब्राह्मण ने एक फॉरकास्ट, एक भविष्यवाणी भी की थी कि भविष्य में तुम हसन शाह एक वो बनोगे, शासक बनोगे, एक रूलर बनोगे। तो उसी ब्राह्मण की क्या था कृतज्ञता के फलस्वरूप इसने हसन गंगू की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गंगू ब्राह्मण था ना, तो हसन गंगू नाम अपना रख लिया था कृतज्ञतापूर्ण, लेकिन इस कहानी को ऑथेंटिक नहीं माना गया। ठीक, दूसरी बात, बहमन का कैसे नाम आ गया, क्योंकि ये मानता था, इनका कहना था, ये दावा करता था कि ये ईरानी वीर बहमन, वीर ईरानी वीर बहमन के, अब किसी बुक में फारसी भी लिख देते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे ईरानी कौन था, वीर बहमन, इसका ये कहा जाए वो थे पूर्वज थे। ठीक है, वीर बहमन इसके पूर्वज थे, तो इस अकॉर्डिंग इसने अपना नाम बहमन शाह रख लिया, और बहमन के नाम पे ही उसने अपना नाम बहमनी, अपने जो वंश का नाम था बहमनी वंश रखा। ठीक, तो टाइम पीरियड मैंने इसका बताया, इसका टाइम पीरियड नहीं बताया मैंने। ओके, 1347 टू 58, 11 साल का टाइम पीरियड रहा। अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस किया, धर्मपरायण था, न्यायप्रिय था, कुशल योद्धा था, सब कुछ अच्छी क्वालिटी इसने 11 साल में रखी। लेकिन देखिए, एक बात आपको, दो बातें आपको समझने वाली हैं, दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात, दिल्ली सल्तनत में कुछ मुस्लिम ऐसे आए थे जो पूर्ण रूप से तुर्की भी नहीं थे, अफ्रीकन्स थे। ठीक, पहली बात, या इनको अब अफ्रीकन ना करके विदेशी थे, ये बोल दिए, कुछ मुस्लिम थे विदेशी थे, वो यहाँ पे एंट्री ले रहे थे। बात समझिए थोड़ा सा यहाँ पे। तो दिल्ली सल्तनत के कुछ मुस्लिम्स थे जो यहाँ पे एंट्री ले रहे थे। यहाँ पर पहले से ही मुसलमान थे जो बहमनी वंश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब एक तो ये हो गए, और जो दूसरे फॉरेन से आ रहे थे वो भी यहाँ पे मुस्लिम आ रहे थे। ठीक है, दो स्थितियाँ आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे अभी आपको समझ में आएगा। दो प्रकार के मुस्लिम आते, एक तो दक्कनी मुस्लिम जो मूल रूप से यहीं के थे, ठीक, और एक विदेशी मुस्लिम जो दिल्ली सल्तनत से या फिर विदेशों से यहाँ आकर बस रहे थे। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में टकराव की स्थिति आ रही थी। ठीक, दोनों थे मुस्लिम ही, लेकिन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति आ रही थी। यही कारण बनता है बहमनी वंश के विनाश का। बहमनी वंश के विनाश का यही कारण बनता है। नहीं तो बच्चे किताब में पढ़ लेते हैं कि बहमनी वंश के भग्नावशेषों में 5 नए राज्यों का निर्माण होता है। वो बहमनी वंश का विनाश क्यों हुआ, उसका कारण ये था मुसलमानों के टकराव की स्थिति। ठीक, अब ये बात, दूसरा पॉइंट समझ लीजिए आप। पहला पॉइंट समझ लीजिए, अब दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिए। यहाँ पे है वारंगल तेलंगाना वाला हिस्सा। ठीक, समझ लिए थोड़ा सा, अब ये जरूरी नहीं एग्जैक्ट हो। ठीक, ये है विजयनगर, ये है विजय, और ये है बहमनी वंश। ये दोनों उत्तर में जाना चाहते हैं, अपना राज्य फैलाना चाहते हैं। ठीक, और ये दोनों हिंदू राज्य हैं, और ये है मुस्लिम राज्य। ये ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये दक्षिण में अपना राज्य फैलाना चाहते हैं। तो एक ट्रायंगुलर शेप आ रही है, देखिए ट्रायंगुलर शेप ये आ गई। यहाँ बहमनी है, यहाँ वारंगल है, और यहाँ विजयनगर है। ठीक, ये दोनों हिंदू हैं और ये मुस्लिम हैं। 180 सालों तक तीनों के बीच, इन दोनों के बीच में
कहा जाए संघर्ष की स्थिति कंटिन्यू बनी रहती है, चाहे वो अलाउद्दीन बहमन शाह हो, चाहे इसके बाद मोहम्मद शाह हो, चाहे अहमद दुती हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे पूरे बहमन शाह में इन तीनों, कभी ये इनको हराते, कभी वो उनको हराते, कभी वो उनको हराते, ये सब चला करता है। तो इन सब पॉइंट्स पे तो हम लोग को डिस्कस करना ही नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उस पर हम लोग उन युद्धों पर चर्चा कर लेंगे, ठीक। लेकिन समरी के तौर पे आप लोग दो बातें समझ लीजिए, एक मुस्लिमों वाली और दूसरी ये जो टकराव, जो संघर्ष के ट्रायंगुलर शेप की जो एक संघर्ष की स्थिति बन रही है, इस बात को समझना है। ओके, तो ये बात अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि विजयनगर से इनका युद्ध हुआ, वारंगल से इनका युद्ध हुआ, इसने इसको हराया, उसने उसको हराया, इस पे बात पर चर्चा नहीं की जाएगी। जब इंपॉर्टेंस आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो जफर खान, गंगू, वीर बहमन, ठीक हो गया, इंट्रो हो गया बहमन शाह का। हसन गंगू था, उसका नाम हसन गंगू। अब एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा अजीर अहमद ऐसा कुछ नाम था इसका, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका पूरा नाम था, मूल नाम था जफर खान। गंगू नाम क्यों रखा था, ब्राह्मण था, और वीर बहमन का पूर्वज माना जाता है। वीर बहमन को अपना पूर्वज मानता है, इसलिए बहमनी वंश आ गया। 11 साल तक शासन था, सब कुछ अच्छा किया, धर्मपरायण था और अच्छी तरह शासन किया इसने। उसने अपने, अब देखिए हसन गंगू ने अपने राज्य को दौलताबाद यहाँ से लेकर धीरे धीरे एक्सटेंड करना शुरू किया। उत्तर में गंगा, यहाँ भोगनी नामक जगह थी, दक्षिण में कृष्णा नदी तक, ठीक, ये इसने बढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे। ये बहमनी वंश एक्सटेंड करना शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, इसीलिए इसका कहा जाए थोड़ा सा ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसने अपने राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया, दौलताबाद, गुलमर्गा, बीदर और बरार। ये सब आपने मैप में मैप में मैंने बताए हैं, ये सब देखिए, ध्यान से देखिएगा, पॉज करके ये सब चीज़ें देखेंगे उसमें। तो इसने और सबके लिए अलग अलग सूबेदार भी नियुक्त किया। ऐसा नहीं कि हमने छुट्टी डिवाइडेशन करते हो भूल गए हम आपके हैं कौन, ऐसा नहीं, सबके लिए सूबेदार नियुक्त किए और सबका प्रशासन कंटिन्यू करता रहा। गुलबर्गा इसकी राजधानी थी, जिसका इसने नाम रखा था एहसनाबाद। एहसनाबाद उसने अपना इसकी राजधानी का नाम भी रखते हैं, एहसनाबाद। ओके, 58 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1358 में। और इसके बाद जो शासक बनता है, इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, डस्टर तो है नहीं मेरे पास, चलिए इसी से काम चला लेते हैं। ओके, चलिए ठीक हो गया। तो इसके बाद जो राजा बनता है वो होता है 1358 के बाद 1375 तक कौन था, मोहम्मद शाह। ये देखिए मोहम्मद शाह ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा अभी, ठीक। सिर्फ मोहम्मद शाह, इसका जस्ट उसका बड़ा बेटा होता है। अब मोहम्मद शाह शासक बनता है, लेकिन इसके अब फिर वही बात, युद्ध की स्थिति बनी है विजयनगर वारंगल के बीच में। लेकिन इसके टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं, एक विजयनगर से युद्ध होता है और देखिए वारंगल, और ये विजयनगर। तो वारंगल से जो युद्ध होता है, इसमें दोनों युद्ध इसने जीते थे। वारंगल से युद्ध होता है तो इसे एक तख्त ए फिरोजा नामक एक सिंहासन मिलता, जो रत्नों से जड़ित होता हो, कई पीढ़ियों तक बहमनी वंश के पास रहता है। तो यही क्वेश्चन पूछा, तख्ते फिरोजा किस वंश से रिलेटेड है, सिंहासन वारंगल से इसको मिलता है, ठीक है। विजय स्वरूप विजयनगर पे इसने बुक्का, हरिहर बुक्का जो 2 भाई थे, विजयनगर के बारे में भी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भी। तो विजयनगर में बुक्का के अगेंस्ट इसने लड़ाई जीती थी, और ये बुक्का ने फर्स्ट टाइम, अभी तक इतिहास में फर्स्ट टाइम इसने बारूद यूज़ किया युद्ध में, बारूद डायनामाइट यूज़ कर लिया, ठीक है। बुक्का ने, ऐसा बताया गया कि बारूद यूज़ किया, मैं देखने नहीं गया था उस टाइम, तो चलिए ठीक, वो सिर्फ जस्ट जोक। तो बुक्का ने यूज़ किया। और क्या इसके बारे में, और कुछ खास नहीं, बस यही 2 पॉइंट्स थे कि इसने 2 युद्ध लड़े थे, और उसके बाद सारी पॉलिसी जब इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने बताया था पॉलिटिकल पोर्शन कुछ खास नहीं है, बस फैक्चुअल तौर पे आप लोग देखने चाहिए। 75 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1375 में। और इसके बाद जो बनता है मजाहिद खान था,
ठीक, मजाहिद खान बनता 78 में, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अयोग्य शासक होता है, तो इसके बाद 78 में इसका जो चाचा होता है, 78 में चाचा होता है दाऊद खान। जस्ट ए मिनट। दाऊद खान इसको मार के खुद शासक बन पड़ता है, लेकिन दाऊद खान बन तो जाता है शासक, लेकिन अमीर इसको रिप्लेस कर देते हैं कि भैया तुम मार के वध करके नहीं बनोगे, तो अमीर इसको रिप्लेस कर देते हैं। और अमीरों को हटाने के बाद अमीर किसको बनाते हैं? बैमन शाह का पौत्र, ग्रैंडसन होता है मोहम्मद शाह द्वितीय। अब यहाँ से 21 सालों तक लगभग शांतिप्रिय शासन चलता है, 97 तक। 1397 तक एक शांतिपूर्ण, ना ज़्यादा से युद्ध हुए, ना कोई कामकाज हुआ, आराम से तुम भी खुश हम भी खुश, चैन से जीते। ठीक, 21 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बनता है गयासुद्दीन, वो कोई खास कुछ होता नहीं है। तो 1797 के बाद 98 के आसपास गयासुद्दीन भी मृत्यु हो जाती है। अब गयासुद्दीन की मृत्यु नहीं होती, गयासुद्दीन को रिप्लेस करता कौन? ताजुद्दीन फिरोज। ये भी हसन शाह का ग्रैंडसन होता है। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह। ओके, तो इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। काफ़ी इसके बारे में थोड़ा सा जानने वाला पोर्शन है। ताजुद्दीन फिरोज लिबरल, वीर, समझदार, हर क्वालिटी इसमें नजर आएगी। तो इसके बारे में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं ताजुद्दीन फिरोज और अन्य शासकों का पॉलिटिकल सेशन में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ओके, बहमनी वंश का थोड़ा सा स्टार्टिंग पढ़ने के बाद हम लोगों ने हसन गंगू और उसके बाद मोहम्मद शाह तक, गयासुद्दीन तक पहुंच गए थे। और गयासुद्दीन के बाद जो ग्रैंडसन था हसन गंगू का, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये उसकी उपाधि थी, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये गद्दी पर बैठता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, ताजुद्दीन फिरोज शाह, यदि थोड़ा सा मार्कर अगर लाइट दिख रहा हो तो बता दीजिएगा मुझे। टाइम पीरियड रहा इसका 1397 टू 1422। ठीक, अब देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने तो अपने जो इसकी पहले क्वालिटीज़ देख लीजिए। बुद्धिमान, योग्य और विद्वान व्यक्ति था। बुद्धिमान, योग्य, विद्वान व्यक्ति। सबसे बाद समझदारी का डिसीजन लिया। पहली बात, अपनी जो पूर्वजों एक परंपरागत क्वालिटी है विजयनगर और वारंगल से, वारंगल को वेलम में बोला गया है, ठीक है, तो वारंगल से जो लड़ाई जंगस की स्थिति वो इसने कायम रखी। और इसने विजयनगर से 3 युद्ध लड़े, जिसमें से 2 में तो ये जीत गया, 2 में जीता और 1 में हार गया। वो 1340-20 के आसपास जो युद्ध लड़ा था उसमें ये हार जाता है। ठीक है, समझ गया कितनी बहादुर थे। अब आगे और चलते हैं। इसी के टाइम 1397 के आसपास एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आ रही है, तैमूर प्लानिंग कर रहा है भारत में आने की। टिकट बुक कर लिया है और पैकिंग चल रही है। इसको ये बात पता चल जाती है, तो इसने देखिए यहाँ पे समझदारी दिखाई। तैमूर के भारत आने से पहले ही अपना एक दूत है वो समरकंद भेज देता है और तैमूर के सामने अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। तैमूर इससे बहुत खुश होता है, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारता है। ठीक, और ये वो कह देता है कि दक्षिण तुम्हारा, दक्षिण तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक, तो इस तरह इसने यहाँ पर भी जीता। और आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ हम लोग ने बहादुरी देखी, कूटनीति देखी। विद्वान क्यों था? क्योंकि अभी तक भारत में आपने अरबी, फारसी, तुर्की लैंग्वेजेस देखी हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने अरबी चली, फारसी चली, तुर्की चली, जो आए थे वो सब चला रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम इसने मलयालम, मराठी और तेलुगु का भी ये नॉलेज एक्सपेंड किया। ठीक है, तेलुगु भाषा का, और इसको ये तीनों अरबी, फारसी, तुर्की के साथ ही इनसे भाषाएं इसको आती भी थी। ठीक, तो ताजुद्दीन फिरोज के बारे में ये भाषाएं आती थी। और देखते हैं, इसने देखिए भीमा नदी के तट पर, देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन सब आ रहे हैं। भीमा नदी के तट पर एक वो बनवाया था, नगर बसाया था, जिसका नाम है, जस्ट ए मिनट, आपको कुछ पड़ गया है। तो भीमा नदी के तट पर इसने एक नगर बसाया था, फिरोजाबाद।
ओके। दौलताबाद में इसने एक जंतर मंतर बनवाया, दौलताबाद में इसने एक जंतर मंतर बनवाया। और इसकी इस स्थापत्य कला की एक क्वालिटी देखने को आई। इसकी जो स्थापत्य कला, जो बिल्डिंग्स इसने बनवाई थी, उसमें हिंदू मुस्लिम की मिक्स्ड, हिंदू एंड मुस्लिम की जो मिक्स क्वालिटी थी, मिक्स्ड करके ही उसने प्रदर्शित किया अपने स्थापत्य कला में। तो ये पूछा जाए हिंदू मुस्लिम की जो एक फिलॉसफी है, जो एक क्वालिटीज़ हैं, जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, या फिर दोनों कल्चर को मिक्स कर देने की जो स्थापत्य कला में जो एक कहते हैं प्रतिदृश्य जो प्रदर्शित होता है, वो किस में होता है? ये ताजुद्दीन की जो स्थापत्य कला थी उसमें इसने प्रदर्शित किया, बहमनी वंश का सशक्ता। और देख लेते हैं और क्या, ठीक है, इतना पर्याप्त ज़्यादा है। ये बताया जाता है कि ये अपने पहले जीवन यापन करने के लिए कुरान की प्रतियाँ बेचा करता था। और एक बार को भी जाती है कि जब ये रात में सोता था तो अपनी शयन, अपने कहा जाए कि सोने से पहले इतिहासकारों, साहित्यकारों, संतों से जिसमें वार्तालाप करता था, उनसे डिस्कस किया करता था इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, हर बारे में। मतलब विद्वान पढ़ने, जैसे जो बच्चे होते हैं ना पढ़ने, जो एक लंबे समय से पढ़ते रहते हैं, वो देखिए रात में अक्सर किताब ही लेके पढ़ते, किताबी बुक लेते ही पढ़ते सो जाते हैं। ठीक, बस कुल मिलाकर वही है कि जब जीवन में पढ़ाई की तो लास्ट में उसको पढ़ना ही अच्छा लगता है। तो यही मान सकते हैं कि जब सोते टाइम वैसे कहा जाता है, दो क्वालिटीज़ के बारे में बताई गई कि पहली बात ये कुरान की प्रतियाँ बेचकर अपना जीवन अपनी लेवलीहुड अर्न करता था। देन सेकंड वन इज़ कि ये जब रात में सोता था तो अपने साथ इतिहासकार, साहित्यकार के साथ बातें करता था, धार्मिक रिलीजियस के बारे, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू में सबके बारे में डिस्कस किया करता था। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अब देखिए, जब ये 1420 में ये विजयनगर से हार जाता है तो ये समझ जाता है कि अब इतनी पावर नहीं, अब शेर बूढ़ा हो गया है। तो ये खुद ही अपने भाई ने, अपने बड़े पुत्र अहमद के फेवर में अपनी गद्दी छोड़ देता है। ठीक है, और जब वह हार जाता है तो ये कब छोड़ता है? 1422 में। तो अब समझ में आया कि अहमद, इसका नाम शिहाबुद्दीन अहमद। ठीक, शिहाबुद्दीन अहमद यहाँ पे गद्दी पर बैठता है, यहाँ से ले लीजिए अहमद। 1422 टू ये चलता है शायद 46 तक चलता है। ठीक, 46 तक ये इसका टाइम पीरियड चला। अब ये अहमद, ये भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आया। अहमद, इसका नाम शिहाबुद्दीन अहमद, और इसको अहमद वली या संत वली भी कहा गया। अहमद वली, जस्ट ए मिनट, अहमद वली या संत वली भी कहा गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही उदारवादी, बहुत ही नर्म, क्या पोलाइट स्वभाव का था, तो इसीलिए इसको ये उपाधि दी गई अहमद वली या संत वली। अपने लिबरल और पोलाइटनेस फुल नेचर के लिए इसको ये सब क्वालिटीज गई। सबसे पहले इसने क्या काम किया? पहले दो काम किए। पहले तो जो विजयनगर से दूसरा युद्ध हार गया था, इसके लिए उसने अटैक किया और जीता। पहली बार में तो हार गया था, लेकिन दूसरी बार में जीत गया था। ठीक, ये पॉइंट होगी, तो चल ही रहा है, मैंने बताया ये चलता रहेगा। और फिर इसने जो कैपिटल थी वो चेंज कर दी थी। कैपिटल इसने बना दी थी बीदर। गुलबर्गा अभी तो चल रही थी, बीदर, और उसका नाम रख दिया था मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद नाम रख दिया था। ओके, अब और इसके और आगे बढ़ते हैं तो इसके देखिए गेसू फराज एक साहित्यकार थे। गेसू फराज, इससे उसके घनिष्ठ संबंध थे। याद रखिए, गेसू फराज काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी मीरातुल आशिकी बुक लिखी थी। ये क्यों फर्स्ट बुक थी? क्योंकि फर्स्ट उर्दू की बुक थी। अभी तो जो बुक्स लिखी गई वो अरबी, फारसी, तुर्की में लिखी गई, लेकिन उर्दू में कि ये फर्स्ट उर्दू की बुक थी। ओके, मीरातुल आशिकी। और इसी के अहमद वली के शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के कहने पर इसकी एक सिफारिश की थी। तो एक थे कवि हजारी या किस राइटर ने इनका नाम लिखा है इस फरायकी। ठीक, इन्होंने ही बहमनी वंश का पूरा इतिहास लिखा है। बुक का नाम है बहमन
नामा, बहमनी वंश का पूरा इतिहास लिखा। और सबसे अच्छी बात ये लिखी है कि ये पद्य में लिखा है और इसकी तुलना शाहनामा से की जाती है। ठीक, कवि हजारी इसफराइकी ने लिखा। चलिए ठीक है, अहमद वली क्यों, सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अहमद वली और संत वली उसका नाम क्यों की दिया गया है, क्योंकि उदारता का कारण दिया जाता है। ये पॉइंट आ जाता है और ये दोनों पॉइंट कई बार एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। इतना पर्याप्त है। अब इसके बाद, इसके अहमद वली के बाद कौन आ रहा है 1406 में, जस्ट मिनट और देखिए 46 में अहमद द्वितीय आता है। ठीक, अहमद द्वितीय आता है, लेकिन वो कुछ खास करता नहीं है। अहमद द्वितीय के पास 58 तक अहमद द्वितीय आता है, लेकिन वो कुछ खास नहीं, इसका टाइम पीरियड कुछ खास नहीं रहा, कुछ खास नहीं है। और इसने किया था कि इसने विजयनगर के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था। इसने विजयनगर के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था और विजयनगर पे क्या क्या, क्योंकि 5 वर्ष तक वो नहीं दे रहे थे, खरास कर नहीं दे रहे थे, इस रेफरेंस में युद्ध लड़ा था। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, इसी के टाइम पीरियड पर विजयनगर से जब ये खराज युद्ध जीत गया था, तो विजयनगर का शासक था उस समय देवराय। उसने एक सभा बुलवाई थी, ब्राह्मण सरदारों की सभा। उसने ये डिस्कस करने के लिए बुलाया था कि क्या कारण है कि जो हम लोग विजयनगर है बार बार इनसे हार जाते हैं। तो वो एक डिसीजन हुआ सभा में कि मुस्लिमों के पास सबसे पहली बात धनुष बाण यूज़ करते हैं, घोड़े यूज़ करते हैं, इसका कुछ डिसीजन लिए गए। तो मैं सिर्फ विजयनगर के थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ विजयनगर को लेके। तो उस सभा में डिसीजन हुआ, तो लगभग 2000 मुस्लिम धनुर्धर विजयनगर के राजा देवराय ने अपनी सेना में भर्ती किए और अपने सिंहासन के पास कुरान की प्रतियां रखने लगा था, मस्जिदें बनवाई थी उसने। ठीक है, तो ये कुल मिला के मुस्लिमों को सपोर्ट पाने के लिए उसने ऐसा किया था। इसके बारे में हम लोग विजयनगर के टाइम पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अहमद के बाद आता है हुमायूं, जस्ट मिनट। इसके बाद 58 to 61, ये 14 चल रहा है ना हुमायूं। अब ये मुगल वाला हुमायूं नहीं है, ये भी याद रखिएगा। एक बच्चे ने पूछा था कि सिकंदर, मैंने जब इसके पहले ही साथ पढ़ा रहा था, सिकंदर शायद कश्मीर वाला केस था, उसमें सिकंदर आया था कैरेक्टर। तो उसने पूछ लिया था सिकंदर लोदी थे क्या ये, तो सिकंदर एक तो सिकंदर वाला था यूनानी था, एक सिकंदर लोदी आया था, तो कश्मीर वाला सिकंदर अलग भी था। ठीक, तो ये याद रखिए कि हुमायूं मुगल वाला हुमायूं नहीं है, नाम बस इसका हुमायूं है। तो ये देखिए 3 साल तक रहा। इसके टाइम पे तेलंगाना में 2 विद्रोह हुए और जिसको इसने बहुत ही कहते हैं निर्दयता से उसको ख़त्म किया, सबको नरसंहार करवा दिया था। इसीलिए इसे 2 उपाधियाँ दी गई। जालिम कहा जाता है इसको, जालिम, और दक्कन का नीरो। दक्कन का नीरो क्यों कहा जाता है, ये हो सकता है यहाँ दिख ना रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, दक्कन का नीरो, नीरो। ठीक, दक्कन का नीरो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आलसी स्वभाव का था। ठीक, आलसी स्वभाव का था, इसलिए इसे दक्कन का नीरो। और इसने जो कहा जाए विद्रोह हुए तो उसको बहुत ही निर्दयतापूर्ण दबाया था, इसलिए इसको जालिम भी कहा गया। यहाँ पे अब हुमायूं के बाद थोड़ा सा पॉइंट और बाकी है। इसके बाद निज़ाम साहब बैठा, जो अल्पसंख्यक होता है, वो अल्पसंख्यक नहीं, वो अल्पायु होता है, अल्पसंख्यक मैं भूल गया। तो अल्प उम्र होता है, छोटा बच्चा होता है 8 साल का। तो उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय शायद आ जाता है, देख लेते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ताजुद्दीन फिरोज के बारे में। ताजुद्दीन फिरोज अच्छी क्वालिटीज़ देखने को मिली, 2 युद्ध लड़े, तीसरे जब हार गए तो अपने आप गद्दी छोड़ दी, संन्यास ले लिया। उसके बाद तैमूर के आगमन में बुद्धिमानी दिखाई, कूटनीति दिखाई, मलयालम, मराठी, तेलुगु लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया अपने साहित्यिक क्षेत्र में। भीमा नदी पर फिरोजाबाद नगर बैठाया, दौलताबाद में जंतर मंतर बनवाया और हिंदू मुस्लिम की जो मिश्रित स्थापत्य कला है उसको उसने प्रदर्शित किया। इसके बाद अहमद बैठता, अहमद वली शहाबुद्दीन अहमद प्रथम पूरा नाम था। इसको अहमद वली पोलाइटनेस और लिबरल नेचर के लिए ये दोनों उपाधियाँ दी गई। विजयनगर को उसने फिर से दोबारा जीता, जो यहाँ पे हार गया था। बीदर अपनी राजधानी चेंज की, मोहम्मदाबाद बना नाम रखा, उसका नया नाम रखा। गेसुमार जिसमें मिरातुल आस्की उर्दू की फर्स्ट बुक लिखी। कवि हजारी जिन्होंने बहमन नामा बुक लिखी पद्य में, जिसकी तुर्क शाहनामा की जाती है, इसमें बहमनी वंश का पूरा इतिहास लिखा गया है। इसके बाद अहमद द्वितीय आता है, जो विजयनगर से युद्ध करता है और खराज ना देने के कारण 5 वर्ष तक खराज नहीं दिया था। इसी टाइम सरदारों की बैठक भी होती है। 58 to 61 हुमायूं आता है, कुछ खास नहीं, लेकिन 2 विद्रोह तब आता है, जिसके कारण उसको जालिम और एशिया दक्कन का नीरो की उपाधि दी गई। ठीक,
सिंपल सा मैंने कहा था बहमनी वंश का पॉलिटिकल सेशन कुछ खास नहीं है। पॉलिटिकल सेशन में इसमें बस राजा आते हैं, थोड़े फैक्चुअल नॉलेज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग आज का लास्ट स्लाइड होगी, छोटा सा वीडियो होगा आज का। तो आज का लास्ट स्लाइड में हम लोग बहमनी वंश का जो छोटा सा पोर्शन बाकी है कि उसके बाद क्या होता है, किस प्रकार क्यों खत्म हो जाता है बहमनी वंश, और बहमनी वंश के जो साम्राज्य होता है 5 नए राज्यों का उदय होता है, वो कौन कौन से होते हैं, उन पर चर्चाएं कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टार्ट करते हैं। हुमायूं तक हम लोगों ने देख लिया था, 63 था, 58 टू 61 तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हुमायूं के बाद जो उसका पुत्र होता है निज़ाम शाह, जस्ट मिनट, निज़ाम शाह, ये एक अल्पवयस्क बच्चा होता है, 8 साल का निज़ाम शाह। उसको सत्ता पर बैठाया जाता है, अमीर उसको बैठाते हैं, लेकिन कुछ ही 1463 में उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब 2 साल के अंतराल में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसका भाई मोहम्मद खां सत्ता गद्दी पर बैठता है। ठीक है, मोहम्मद खां गद्दी पर बैठता है। इसका नाम शमशुद्दीन मोहम्मद खां तृतीय शायद बताया गया। रीज़न एक बात और बता दूं, हो सकता है कि मैंने कुछ रूलर्स ड्रॉप कर दिए हूँ जिनके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है। हो सकता है ना भी किया हो क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैं मोहम्मद खां तृतीय ये आया। ठीक, अब इसके टाइम पे मोहम्मद खां ये करेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं, शमशुद्दीन महमूद खां, इसका एक प्रधानमंत्री था। क्या नाम था इसका? उसका नाम था महमूद गवां नाम था इसका। ठीक, ये उसका पीएम था। इसकी खास क्वालिटी ये थी कि ये विदेशी मुस्लिम था, और यहाँ पर जो स्थिति मैंने बताया था, जो मूल मुस्लिम है यहाँ के बहमनी वंश के, दक्कन मुस्लिम और विदेशी मुस्लिम में टकराव की स्थिति थी। अब देखिए, एक तो ये योग्य इंसान था, इसके ही टाइम पर जो ये बहमनी वंश का शासन था वो लगभग इतना फैल गया था। ये कहा जाता है कि बंगाल सागर और अरब सागर के बीच में दोनों समुद्रों को छूने लगा था इसके टाइम पे ये बहमनी वंश का शासन, है ना, सबसे ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया था। ठीक है, विदेशियों से संबंध अच्छे हो गए थे, और सारे सब कुछ इसी महमूद गवां के कूटनीतिक कारण होता है। राज्य बहुत हद तक एक्सटेंड कर रहा था, बहुत प्रॉस्पर हो रहा था महमूद गवां के कारण। लेकिन क्योंकि जो दक्कन के मुस्लिम थे इसको पसंद नहीं करते थे, और इसको जब जिसको आप पसंद नहीं करते वो डेवलप करने लगे या प्रोग्रेस करने लगे तो ईर्ष्या के स्तर तो काफ़ी ऊँचा पहुँच जाएगा। तो वही ईर्ष्या के कारण ही जो अमीर थे अमीरों ने इसके अगेंस्ट सुल्तान के कान भर दिए। एक थोड़ा सा कहा जाए, एक दस्तावेज था, वो झूठा दस्तावेज सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान ने क्रोध में आके महमूद गवां को फांसी दे दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब सुल्तान को वास्तविकता पता चली कि नहीं, महमूद गवां अच्छा इंसान था, हमने गलती कर दी, उसको फांसी दे दी, तो इन्होंने जितने भी अमीर थे उनको निर्वासित कर दिया, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। ठीक है, लेकिन एक वर्ष बाद 1482 में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, यह कहते हुए कि महमूद गवां का भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, राइटर्स ऐसा लिखते हैं कि सुल्तान की मृत्यु यह कहते हुए होती है कि महमूद गवां का भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसा कहने की बात है, कह दिया। तो ये महमूद गवां का कैरेक्टर याद रखिएगा, क्योंकि आपको पूछा जाता है कि किसके कारण, किस सुल्तान के या किस व्यक्ति के कारण बहमनी वंश का जो शासन था वो कोरोमंडल से बंगाल खाड़ी के बीच में, गोरोमंडल से अरब सागर के बीच में आपका डेवलप हुआ, या दोनों समुद्रों को छूने लगा। इस तरह क्वेश्चन मैनिपुलेट कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको शेप में आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक, अब इसके बाद बस यहीं से जब महमूद गवां आता है तो महमूद गवां के मरने के बाद, महमूद गवां के जाने के बाद से बहमनी वंश का थोड़ा सा कहा जाए स्थिति गिरने लगी। अब यहीं से गिरने के बाद इसके बाद जो कई शासक आए, देखिए शहाबुद्दीन के बाद आया, अब मोहम्मद खां आ गया, अब इसके बाद महमूद खां आया। ठीक, इसके बाद फिर अलाउद्दीन आया। सबके बारे में जाना, जो कुछ खास नहीं है, कुछ बचा भी नहीं कुछ खास। इसके बाद वलीउल्लाह आया, और देन लास्ट वन इज आया कलीमुल्लाह, और कलीमुल्लाह ही लास्ट शासक था।
कलीमुल्लाह ही लास्ट शासक था बहमनी वंश का, जिसकी 1526 में हो जाती है मृत्यु, और इसी के मृत्यु के साथ ही बहमनी वंश का समाप्त हो जाता है राज्य। अब इस टाइम क्या हुआ, इस समय एक और चीज़ डेवलप होने लगी, अमीरों का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। तो देखिए धीरे धीरे इस साइड क्या हो रहा था, सबसे पहले निजामुल मुल्क डेवलप हुआ, ठीक। उसके बाद कासिम बरीद ने अपनी बागडोर संभाली। सुल्तान तो बस गद्दी पे बैठने के लिए आते थे, काम काज तो उनका स्टेनो कर रहा था, ठीक है। और कासिम बरीद, और इसके बाद अली बरीद के बारे में कहा जाता है कि ये इसका दिमाग इतने तेज चलता था कि इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है, ठीक है। अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं बहमनी वंश का कहा जाए टाइम पीरियड खत्म हो गया। एक और बात, 1417 में एक रूसी पर्यटक था, इसका नाम था, क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, रूसी पर्यटक था जिसका नाम था अथासनियस निकिटन। ये आया था बहमनी वंश में, निकिटन। ये बहमनी वंश के बहमनी राज्य में एक तरह से कहा जाए घूमने के लिए आया था, रूसी पर्यटक था अथासनियस निकिटन, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कुछ खास नहीं रहा टाइम पीरियड, आपने तो पूरा देख लिया भी होगा। एक समरी के तौर पे जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, हसन गंगू है, ताजुद्दीन फिरोज है, महमूद गवाह है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, कभी कभार पूछ लिया जाए तो आप ऐसा भी इग्नोरेंट ना बने, ठीक है। तो अब बहमनी वंश जब समाप्त हो जाता है तो इसके राज्य पे 5 नए राज्यों का निर्माण होता है, उनका नाम देख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, तीनों का, और अहमदनगर, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए एक क्वेश्चन और पुटअप किया, सबसे पहले कौन सा नगर बना था, बुक की थी, तो अमूमन बुक्स में इसको लगा लेते हैं, लेकिन वास्तविक ये नहीं थी। ये स्वतंत्र तो पहले हुआ था, लेकिन इसे स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। सबसे पहले जो हुआ था वो 1489 में ये बीजापुर हुआ था, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है बीजापुर, ठीक है। उसके बाद 1490 वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे अहमदनगर में निजाम शाही वंश आया, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश आया, बीदर में बीदर शाही वंश आया, बरार में इमाद शाही वंश आया, और बीजापुर में आदिल शाह वंश आया। तो इन सब के बारे में, इन वंशों के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे, एक एक को थोड़ा सा समरी ब्रीफली ही देखेंगे, कुछ खास नहीं, इतना डीपली जाएंगे, ब्रीफली देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र था, क्या किस क्षेत्र में डेवलप हुई, कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से नए नए शासक है, उनके बारे में थोड़ा सा बस ये देख लेंगे। ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस ऊपर से हल्का हल्का देख लिया गया। ओके, साफ मतलब क्या मेरे कहने का मतलब है कि इन सब जो पॉइंट्स को जब हम लोग हल्का हल्का समरी टाइप पे समझने की कोशिश करेंगे तो बस आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। फिर आप जब चीज़ को समझ लेंगे ना तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अगर यदि एक ही बार में बीजापुर के जितने भी शासक हैं सबको लाइन वार से पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, तो अगली बार से आप देखना बंद कर दोगे। मुझे लगता है हिस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ मैं नहीं चाहता हूँ कि सब कुछ पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कुछ शासक भी यहाँ से अवॉइड कर दिए जिसका कोई कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बहमनी वंश पे जो नए 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, इन सब के क्या डेवलपमेंट हुई थी, कौन कौन से नए नए राजा आ रहे थे, क्या उनका पर्पस था, उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं अपनी राय अवश्य दीजिए। कोई क्वेश्चंस हो तो अवश्य बताइए। अब मैं जो नया एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने बता दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नए पॉइंट्स आएंगे बच्चों के उनको मैं डिस्कस करूँगा। आपको मैं कहा जाए जो एक प्रैक्टिस सेट्स टाइप की जो मैं पढ़ा दूँगा, उसके लगभग क्वेश्चंस पूछता जाऊँगा, उसको डिस्कस करता जाऊँगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कैसा है मेरा प्लान, उसके बारे में अपनी राय अवश्य दीजिए। कुछ अगर सजेशंस हो तो अवश्य बताएं, जो आपको अभी कमी लग रही हो अवश्य बताएं मुझे।
तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 नए राज्यों के बारे में और आगे बढ़ाएंगे मेडल हिस्ट्री के टॉपिक। तो तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, बी सेफ, गुड नाइट।